Write down your name, class, phone number, email ID, and the topic is 3SRB. R for rat, B for Bombay. 3SRB. इसका फुल फॉर्म है, ब्रैकेट में लिखिए, 3 स्टेप, STEP, स्टेप, रिदमिक, RHYTHMIC, रिदमिक, 3 स्टेप रिदमिक. रिदमिक मतलब होता है दम म्यूजिक की तरह. रिदमिक ब्रीदिंग, BREATHING, सांस लेना. ब्रीदिंग, BREATHING. 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग. अच्छा, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें आपको मेरी बात सुननी है, और बीच बीच में अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, जस्ट राइट मेक अ नोट ऑफ दैट ऑन दिस पेपर. जब क्लास खत्म होगी हम लोगों की, तो आप एक पैराग्राफ में समरी लिखेंगे, और उस समरी को आप मुझे इस कागज को सबमिट कर देंगे, और इसके लिए हम आपको मार्क्स देंगे. इसको कैजुअली मत लिखिएगा, साफ साफ सीरियसली लिखिएगा. व्हाट इज 3SRB? 3SRB इज ऑल्सो कॉल्ड एज योगिक ब्रीदिंग. क्या बोलते हैं सर? ब्रीदिंग योगिक भी होती है? हां. कल मैंने एक पिक्चर देखा, और 2.5 घंटे की फिल्म के बाद इतना मैं परेशान हो गया, मुझे लगा जैसे मैंने 2.5 घंटा वेस्ट कर दिया. फिल्म का नाम था सम सिटी ऑफ गोल्ड. नाम देखा तो मुझे लगा अच्छा होगा, और जब फिल्म का 2-3 सीन देखा तो प्रिंट बहुत अच्छी थी. उसमें बॉम्बे के जो मिल वर्कर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ के ऊपर था. एक फैमिली है, उसमें हस्बैंड मिल बंद हो गई है, और उनके 3 बच्चे, लड़का है, एक लड़की है. एक लड़का तो गुंडा है, वो गोली चलाता है, सबको मारता है. एक है जो राइटर है, वो लिखता है बेचारा, लेकिन उसकी कोई राइटिंग दिखती नहीं है. और तीसरा बेचारा है, वो बैंक में जॉब करता है, लेकिन एक दिन उसको भी उसने घपला कर दिया 25,000 रुपए का, तो उसकी जॉब चली गई. पूरी फिल्म में बस गोली चलना, किसी को मारना, किसी को पीटना, यही चल रहा था. बेसिकली उस फिल्म का जो समरी है वो ये है कि ओवर पॉपुलेशन और अमीरों ने गरीबों को परेशान किया, ऐसे ऐसे करके लास्ट में सभी मार रहे हैं. यहां तक कि एक जो गुंडा था, उसका एक दोस्त था, तो उसने अपने दोस्त के पापा को 2 लाख रुपए के लिए मार डाला, और बाद में उसने दोस्त ने इसको मार दिया क्योंकि तुमने मेरे पापा को मारा था. तो ऐसी ढेर सारी एक्टिविटीज उस फिल्म में बकवास टाइप की चीज दिखाई थी. मैं क्यों बकवास बोल रहा हूं? बिकॉज उस फिल्म को देख करके मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आई थी. ये इमोशंस का एक्सट्रीम था. इस तरह से हमारे घरों में होता नहीं है, लेकिन जब ऐसी फिल्में आती हैं तो हम एंजॉय करते हैं, क्योंकि इमोशनल एक्सट्रीम्स, जो फीलिंग्स का एक्सट्रीम्स होता है ना, वो एक तरह से वैसा होता है जैसे झूला. आप झूले पर बैठते हैं, और जरा धीमे धीमे अगर झूला झूल रहा है तो आपको बहुत मजा नहीं आता. कुछ लोगों को मजा आता है, लेकिन जब खूब ऊपर तक झूला जाएगा तो ज्यादा मजा आता है. वो ऊपर तक जब झूला जाता है तो होता क्या है, आपके ब्रेन में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें केमिकल्स यहां तक जाएंगे. मान लो यहां से यहां तक आए तो ठीक ठाक लगा. आवाज आई? क्योंकि मेरी आवाज बहुत कम थी, और उस आवाज से आप तक मेरी आवाज पहुंची और आप समझ नहीं पाए. आवाज आ रही ना? और अच्छे से आवाज आ रही कि नहीं आ रही? ये इसमें पता है क्या हो रहा है? जो मेरी आवाज है आप तक पहुंचती कैसे है? जब मैं कुछ बोलता हूं, वो आपके कान में वेव्स के फॉर्म में पहुंचती है. अगर उसकी वॉल्यूम कम है तो बहुत धीरे धीरे वेव्स होगी, और यहां पर कान में एक पर्दा होता है, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम, या तो और हाई फाई भाषा में क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अंग्रेज हैं हम. और वो क्या करता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ये आवाज ऐसे मारता है. ये जब उसको मारता है तो यहां से एक अंदर एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं कॉक्लिया. कॉक्लिया में ढेर सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स, बहुत छोटे छोटे. और अगर ये हेयर सेल्स खराब हो जाते, ये हेयर सेल्स क्या करते हैं, जब एक अंदर से निकलते हैं और जाते हैं, जब निकलते हैं तब कुछ केमिकल्स अंदर जाता है, और अगर नहीं निकलेगा तो केमिकल नहीं जाएगा. तो कितना भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आपका सही हो, कॉक्लिया में हेयर सेल्स खराब हो तो आप सुन नहीं पाएंगे. मेरे छोटे भाई को यही दिक्कत है.
वो डेफ एंड म्यूट है और उसके कॉक्लिया में हेयर सेल्स खराब हो चुके हैं। तो ये जब, अच्छा अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक है फिर भी आवाज दिमाग में नहीं पहुंच रही है, क्यों? बिकॉज यहां से आवाज यहां तक पहुंची और जो केमिकल जितने ऊपर तक जाने चाहिए थे उतने ऊपर तक नहीं पहुंचे आवाज को कंप्यूट करने के लिए। ये तो आवाज की हो गई। ऐसे ही सांस की होती है। जो डॉग्स होते हैं उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, हमारे नाक में और ब्रेन में जो कनेक्शन है, अगर ये 100 वायर्स का बना हुआ है तो डॉग्स का इंटू 1 मिलियन कर दो। हाईली सेंसिटिव होते डॉग्स। ये सांस की हो गई। ऐसे ही जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले घर के बच्चे होते हैं जिनके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स खाने के लिए होता है, वो जरा सा स्वाद में इधर का उधर हो जाएगा तो खाना फेंक देते हैं, बिकॉज उनकी जुबान हाइपर सेंसिटिव हो गई स्वाद के लिए। ऐसे लोग बोर ज्यादा होते हैं। ये जुबान की हो गई। अब ये एनिमल्स जो होते हैं उनको सर्दी लगती नहीं, हमको सर्दी लगती है, हम कपड़े पहनते हैं। बिना जूते के अगर चलेंगे तो हमारे पैर में, जो नॉर्मल गांव के बच्चे को पैर में दर्द नहीं होगा, हमको गड़ेगा। तो हमारे जो टांगे हैं वो आम गांव के बच्चे से ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो गए। तो ये अगर आप खुद करवाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी तब तो आपको मजा आता है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कराता है तो तकलीफ होती है। जैसे अगर आपने खुद जाकर के किसी लड़के से लड़ाई की है तो आपको कहीं ना कहीं मजा आता है। उसको पीट दिया आज मैंने। उसमें दो तरह का मजा होता है। एक तो आपके ब्रेन में हार्मोन्स का झूला बहुत ऊपर तक गया, एक झूला ऊपर तक गया और आप सबके सामने हीरो बने। हीरो मतलब विलन भी एक तरह का हीरो होता है, बिकॉज ही बिकम्स फेमस। नहीं तो हम ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते क्यों है कि आज रिवॉल्वर लेके आ गए बैग में। कोई लाया है? नहीं, रिवॉल्वर नहीं लाते आप वीडियो गेम ले आते हैं, कभी कभी ले आते हैं ना, सीडीज ले आते हैं। ऐसी चीजें जो यहां पर मनाही है वैसी चीजें हम लाते क्यों है? समवेयर उससे जब मेरा दोस्त, मैं बैग खोलता हूं उसको दिखाता है, देख क्या लाया हूं। ये जब उसकी जुबान बाहर निकलती है तो आपके ब्रेन में हार्मोन्स का एक झूला ऊपर तक जाता है। श्रीश मेरा 5 साल का बच्चा जो है, वो जब बोलेगा बड़े पापा ये देखो मैंने स्टार बनाया है, तो मैं बोलता हाँ ठीक है। अरे देखो तो स्टार बनाया है, तो बोलता हाँ ठीक है। उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होता। लेकिन जब बोलेगा देखो स्टार बनाया, बोल अरे इतना अच्छा स्टार, तो उसका मुंह जो है ऐसा हो जाएगा। ये जो आपका ऐसे होता है, दिस इज बिकॉज यहां पर ब्रेन में आपके हार्मोन्स यहां ऊपर ठीक है, अच्छी बात। अगर झूला खूब ऊपर तक जाएगा तो एक खतरा भी है। ये कैसे लगी चोट? हाँ, चोट जो हमको लगती है, एक्सीडेंट्स जो हमारे होते हैं, वो हमारी मिस्टेक्स के फॉर्म में होते हैं। कल क्लास 10 के एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि अगर अनकॉन्शियस के बारे में पूछा उसने। पता है अनकॉन्शियस क्या होता है? एक तो होता है हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये कॉन्शियस है, ये आप जानते हैं। लेकिन जब आप रात को सपना देखते हैं सोते समय, उसमें जो भी चीजें होती है वो सब अनकॉन्शियस है, वो आप जानते नहीं कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो अनकॉन्शियसली हमसे गलती हो जाए उसमें क्या हमारी मिस्टेक है? मतलब आप बैठे हैं, आपको नींद आ गई और नींद में आपका हाथ त्राप करके उठ गया और बगल वाले को चाटा लग गया। छोटा बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आदमी का हाथ हिल गया तो बगल वाले का खून निकल गया। तो उसका हाथ जब ऐसे नींद में उठा और उसको खून निकला, तो क्या मेरी गलती है? गलती नहीं है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके अनकॉन्शियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। और आप जो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और नहीं ला पाते, दैट इज बिकॉज हमारे ब्रेन में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का जो रेशियो है, दैट इज 1:10, या 100 में से 10 हिस्सा कॉन्शियस है और बाकी 90 हिस्सा अनकॉन्शियस है। आप डिसाइड करते हैं कि रोज सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, लेकिन 5 बजे आपका कॉन्शियस ब्रेन काम नहीं करता होता है, अनकॉन्शियस ब्रेन काम करता होता है।
आप कुछ भी डिसीजन ले लीजिए कॉन्शियस में, वो खाली 100 लोग अगर बेड में हैं तो खाली 10 लोग बोलते हैं हाँ यस यस करेंगे, लेकिन बाकी जो 90 लोग हैं अंदर वो बोलते हैं हाँ हम नहीं उठने वाले। इसलिए ज्यादातर रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। रेजोल्यूशन जानते हैं, डिसीजंस हम करेंगे, इट फेल्स। और बहुत से ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जो आप नहीं करते फिर भी सक्सेसफुल होते हैं। आप गए शॉप में, एक बार आपने देखा अरे कैटरीना कैफ की हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी है, या शाहरुख खान का चश्मा बड़ा अच्छा था, वो आप पापा से बोलते हैं खरीदने के लिए, पापा मना कर देते नहीं नहीं आएगा, पैसा बर्बाद होगा। लेकिन आप जानते हैं कभी ना कभी तो मैं लूंगा। वो कभी ना कभी हो सकता है, कभी एक हफ्ते बाद आ जाए, 15 दिन बाद आ जाए, साल भर बाद आ जाए, बट इट बिकम्स ट्रू। दैट इज बिकॉज कॉन्शियसली आप चाहते थे, पापा ने मना कर दिया, लेकिन अनकॉन्शियसली भी आप चाहते थे उसको। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो कि 90 तो अनकॉन्शियस है, 10 कॉन्शियस है। इसके लिए हमको एक कोई ऐसी चीज चाहिए जो कॉन्शियसली भी होती हो और अनकॉन्शियसली भी होती हो। और हमारे बॉडी में केवल एक ही ऐसी एक्टिविटी है जो कॉन्शियसली भी होती है और अनकॉन्शियसली भी होती है, और वो है नॉर्मल ब्रीदिंग। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, जो आप सांस लेते हैं, इसको आप कॉन्शियसली भी कर सकते हैं, मतलब जानबूझ के भी कर सकते हैं। और जब आप कुछ और करते रहते हैं, क्या लिख रही है, लिख रही मेरी नोट्स, जब कुछ और भी करते रहते हैं तब भी वो सांस चलती रहती है। अच्छा, सांस में, ब्रीदिंग में 3-4 चीजें जानने वाली चीजें हैं। नंबर 1, जो हमारी सांस चलती है उसमें सबसे ज्यादा जो एक्टिव मसल्स है कौन से होंगे, कुछ आइडिया? यहां पर रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिब केज, वो मसल्स होते हैं, लेकिन वो उतना ज्यादा काम नहीं करते। सबसे ज्यादा काम करता है डायाफ्रैग्म, DIAPH RAGM, diaphragm. Diaphragm is a kind of muscle which divides your lower abdomen from chest. Pardon? Chest cavity. इन दोनों के बीच में ऐसा जैसे तवा नहीं होता, तवा या कड़ाही, इस टाइप का मसल होता है। जब वो नीचे जाता है तो चेस्ट में वैक्यूम बन जाता है और आपकी सांस खुलती है, और जब ये ऊपर जाता है तो हवा बाहर जाती है। दिस इज द मेन मसल विच फंक्शंस एज द रेस्पिरेटर, सांस लेवाने का। ये जो लंग्स है, लंग्स में मसल्स नहीं होते, लंग्स आर जस्ट लाइक बलून। और जितने भी आप प्राणायाम करते हैं, रामदेव अंकल कराते हैं ना, ऐसा आंख बंद करके, ये सब मैंने बहुत टाइम तक किया, लेकिन मेरे रेजोल्यूशन कंप्लीट ही नहीं होते थे। मैं जो डिसाइड करूं फेल हो जाता था। फिर फाइनली मेरे पास 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का प्रपोजल आया। मैंने कहीं बुक पे पढ़ा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार लॉजिकल लग रहा है। उसमें करना क्या होता है, आपको एक मोटी सी बुक, अम्बलिकस, नाभि, नेवल, ये नेवल है यहां पे, नेवल का जो, ये बुक का जो लोअर एज है नेवल के पास रहेगा। आप सीधे जमीन पर चादर बिछा के, दरी बिछा के या बेड पर विदाउट पिलो लेट जाएंगे। अगर पिलो रखते हैं तो आपकी गर्दन मुड़ जाती है, गर्दन मुड़ जाती है तो आपका जो विंड पाइप है वो नल की तरफ, नल के पाइप की तरह होता है, अगर वो मुड़ गया तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। ऐसे जब आप ऐसे मुड़कर सांस लेते हैं तो सांस कम आती है। तो यह ऐसा रखा, दोनों हाथ सर के नीचे रखा। दोनों हाथ सर के नीचे क्यों रखते हैं, ताकि अपर चेस्ट खुल जाए। और ये जो बुक होगी इससे भी मोटी हो तो अच्छा रहेगा। ये बुक आपके डायाफ्राम यहां पर होता है, ये उसको दबाएगी, दबाएगी तो अपने आप आपकी सांस ऊपर जाएगी। ऐसे आप अलार्म 10-15 मिनट का लगा करके आप हाथ दोनों ऊपर रख के, बुक रख के सो जाइए। जब भी नींद आए दोपहर को आप ऐसे बुक रख के सो जाइए। जब मैंने पहली बार किया था, मैंने मोटी बुक नहीं रखी थी, बगल में एक छोटी सी नोटबुक रखी थी, उसको यहां पर रख लिया और बस लेट गया। 10-5 मिनट के बाद मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा एक्सीडेंटल है, बहुत बार नींद खुल जाती है कंप्लीट होती है तो। 2-3 दिन बाद दोबारा ऐसे मैंने किया,
फिर मैंने देखा यार जब भी मैं 3 स्टेप करता हूं तो मेरी नींद खुल जाती है। एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई दिया। कॉन्ट्रास्ट समझते हैं? व्हाइट का कॉन्ट्रास्ट क्या है? ब्लैक, ऑपोजिट। मुझे ये दिखाई दिया, मैं 6-7 साल से योग करता था, ऐसे हाथ ऐसे रख करके, आंख बंद करके ऐसे बैठता था, और विद इन 5 मिनट्स नींद आती थी। और यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां मैं बैठा नहीं हूं, मैं लेटा हूं। सोने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होनी चाहिए लेटने में, और यहां पर 10-5 मिनट बाद नींद खुल जा रही है। देन आई वेंट बैक, वो जिस बुक में मैंने पढ़ा था उन्होंने बताया कि ब्रेन में नींद कैसे आती है, बिकॉज देयर इज सम एम्पलीट्यूड इन द न्यूरॉन। वो एम्पलीट्यूड अगर एक पॉइंट से ऊपर जाएगा तो नींद नहीं आएगी, और अगर उसके नीचे आएगा तो नींद आएगी। उसको आप एनर्जी मान लीजिए। और वो कब ऊपर जाता है, कब नीचे आता है? क्या लिख रही है? क्या लिख रही है बेटा? होमवर्क? उसको मत लिखो अभी, जो लिख रहे हो उसको मत लिखो बेटा। हाँ, तो ये जो आपकी इस बुक को रखने से नॉर्मल ब्रीदिंग जो आपकी होती है, पता है कितनी होती है 1 मिनट में? 100 कौन बोला? वो बेटा हार्ट बीट होती है वो। 1 मिनट वो हार्ट बीट होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग 18, और अगर ये ब्रीदिंग बढ़ करके 36, 40, 50 हो गया तो इसका मतलब पेशेंट बचने वाला नहीं है। अस्थमा के पेशेंट्स की सांस ऐसी होती है, वो नाक कम पड़ती है, दे ओपन देयर माउथ। एक बार एक अस्थमा का पेशेंट था, सिवियरली बीमार था, उसको हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वी आर जस्ट वेटिंग दैट ही शुड डाई, और वो 8 घंटे लगे उसको खत्म होने में। ऐसे करके करते उसका पूरा मुंह खुला था, पूरा मुंह सूख रहा था, बिकॉज सांस लेते लेते। तो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है 18। योगिक जो योगीज होते हैं उनकी ब्रीदिंग कम होती जाती है। नॉर्मल एक जो एडवांस्ड योगी होता है, जिसने 20 साल 25 साल योगा किया होता है, हिज ब्रीदिंग इज ऑलमोस्ट 5 to 6 पर मिनट। 3 स्टेप अगर आप करेंगे 2 साल 3 साल 4 साल तक, तो आपकी ब्रीदिंग जो 18 है वो कम होते होते 15, फिर 12 हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी चीज हो जाएगी? बड़ी चीज ये हो जाएगी कि इमोशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू द वेवलेंथ, सॉरी नॉट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग। मतलब अगर आपका इमोशंस गुस्से वाला है तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट होगी। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्यों? बिकॉज आपके बॉडी के मसल्स को काम करना पड़ता है ज्यादा गुस्से में, खून को ज्यादा बहना पड़ता है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है। किसी को मारना है तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए सांस को भी जल्दी जल्दी आना पड़ता है। जब आप दुखी होते हैं तब भी आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। ये अनकॉन्शियस है, ये आप जानते नहीं, अपने आप बॉडी करती है। और जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तब आपका ब्रीदिंग जो है स्लो हो जाता है। और बहुत बार आप हाथ अपने आप ऐसे रख देते हैं ऊपर, यार बड़ी अच्छी नींद आई यार, तो कितना अच्छा आदमी है। वो अच्छा आदमी नहीं है, आपकी सांस गहरी हो गई है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। सावन के अंधे को सर क्या दिखता है? हरा हरा। तू वैसे तो गुंडा है, लेकिन कभी कभी अच्छी बातें करता है। तू कभी अच्छी अच्छी बातें नहीं करता। आज मेरी ब्रीदिंग जो है बहुत लंबी लंबी चल रही है, सर ने योग करा दिया है। सो ब्रीदिंग इज लाइक अ ब्रह्मास्त्र, बट नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो रिदम, एक वॉल्यूम, कितना ज्यादा आपकी छाती भर रही है, और तीसरी टेक्निक। टेक्निक कैसे मालूम पड़ेगा आप सही सही सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप कम से कम साल भर तक तो बुक रख के सांस लेंगे, लेट करके। लेकिन जब साल भर तक प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो ये जो नेवल है, नेवल के पास अगर आप अपनी लोएस्ट फिंगर रखते हैं, तो जो 4 फिंगर अबव यहां पर जब पहुंचते हैं तो आप देखेंगे ये पॉइंट है जो नॉर्मली ब्रीदिंग करना चाहिए। 3 स्टेप में ये पॉइंट ऊपर नीचे जाना चाहिए। ये जो छोटे बच्चों का होता है, जब सोते हैं बच्चे तो उनकी पेट से सांस होती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा अपर चेस्ट ज्यादातर काम करता है, लोअर कम करता है। तो टेक्निक, रिदम एंड वॉल्यूम,
ये है 3 स्टेप का फर्स्ट स्टेप। ये जब फर्स्ट स्टेप आप साल 1.5 साल तक के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं सेकंड स्टेप आपको 2 साल बाद सिखाऊंगा, और थर्ड स्टेप उसके 2 साल बाद सिखाऊंगा। नहीं, उसके पहले पॉसिबल नहीं है सिखा पाना, बिकॉज जब तक आपने फर्स्ट स्टेप नहीं क्लियर कर लिया, ये ऐसे ही है कि आपको जब 1 2 3 4 आएगा, उसके बाद ही प्लस माइनस आएगा। जब प्लस माइनस आएगा, उसके बाद अलजेब्रा आएगा। जब अलजेब्रा सीख लेंगे तभी कैलकुलस सीख सकते हैं, और जब कैलकुलस सीख लेंगे तभी एडवांस फिजिक्स और मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। तो अगर मैं आज बता भी दूं क्या करना होता है, कुछ फायदा नहीं होगा। आपके कान में आवाज चली जाएगी, आप बोलेंगे सर पता नहीं क्या क्या आते हैं, कुछ कुछ बता के चले जाते हैं बस। तो फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया? क्या क्या होता है उसमें? दोनों हाथ सर के नीचे रहेगा, मोटी सी बुक लेकर के नाभि के ऊपर रखेंगे और 10 मिनट का अलार्म लगाएंगे और सो जाएंगे। ये कब कर सकते हैं? किसी भी समय कर सकते हैं आप, स्पेशली इन द आफ्टरनून, जिस समय आप जाते हैं, यहां से थक जाते हैं, सोने का मन करता है, तो ये 3 स्टेप आपको करीब 1 या 2 घंटे की नींद के बराबर फ्रेशनेस देगा, और टाइम केवल 15 मिनट लेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि तकिया नहीं लगाना है, नहीं तो उसमें जब सांस कम जाती है तो बुक यूजुअली गिर जाती है। ठीक है? और दूसरी चीज ध्यान रखनी है, अलार्म लगाना है, बिकॉज अगर गहरे सो गए और बुक गिर गई, आप करवट ले लेंगे और उसके बाद गए काम से। इसलिए मैंने सुना है, बुक्स पे पढ़ा है कि गौतम बुद्ध यूज्ड टू स्लीप इन ओनली 1 पोस्चर इन द होल नाइट। सर ये बड़े बड़े लोग हैं, इनकी बातें हमसे मत करिए। नहीं, वो बड़े लोग अपने आप बड़े नहीं हो गए, वो अपनी ब्रीदिंग की वजह से बड़े हो गए। वो खाली ऐसे बैठ करके नहीं, ऐसे बैठते थे, और वो करते क्या थे? इसका नाम विपासना भी कुछ लोग रखते हैं। विपासना में आपको केवल अपनी सांस को अंदर ले जाना है, धीमे से, फिर बाहर ले जाना है। ये 5-6 मिनट बाद बोरिंग हो जाता है। 5-6 मिनट भी बहुत बता रहा हूं मैं, 1 मिनट बाद बोरिंग हो जाता है। और फिर धीमे धीमे जब कोई भी चीज बोरिंग हो जाती है तो क्या होता है? इसलिए ऐसे बैठकर प्रैक्टिस करने से पहले अगर आप साल भर तक लेटकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे कर नहीं सकते आप। ऐसे बैठने के लिए आप जब लेटकर प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज लाइक प्रिपेयरिंग योर मेंटल मसल्स। मसल्स कमजोर है तो आप कोई वजन नहीं उठा सकते। ऐसे ही ब्रेन के रेस्पिरेशन के मसल्स कमजोर है तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप यहां बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको नींद आ रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ योर ब्रीदिंग, इट इज शैलो। एक बच्चे को 90% आता है, एक को 60% आता है, वो कितनी भी मेहनत करता है 60% आता है। वाई? बिकॉज ऑफ हिज ब्रीदिंग डिफरेंस, या ब्रीदिंग नहीं कहिए तो कम से कम उसकी इमोशंस का डिफरेंस है। उस बंदे का इमोशन इतना स्टेबल है कि जो भी टीचर बोलता है वो मेमोरी में घुस जाता है। मैंने ये जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये मैंने क्लास 12th को, 11th को और 9th को पढ़ाया। एक 9th के बच्चे ने इतना अच्छा फीडबैक लिखा है जो 12th के बच्चों ने नहीं लिखा। वो ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्यों वो इतना अच्छा फीडबैक नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर शैलोनेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब आपका इमोशनल हो जाता है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन वीक हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कॉन्सेंट्रेशन का कुछ टेक्निक है? यस, टेक्निक ये है कि आपको अपने इमोशंस पे रेगुलेशन लाना पड़ेगा। अगर आपका इमोशंस पे रेगुलेशन नहीं है तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अगर आपने रात को पिक्चर देख ली, कौन सी? वही वाली जहां पर मजदूर एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, तो रात भर आपने सपने में क्या देखा? गोली मार रहे हैं। फिर सुबह आपको पता नहीं है, आप खाना खा रहे हैं, बहुत बुरा उस बेचारे के साथ। फिर स्कूल में आए, फ्रेंड को बताया, पता है बंबई बहुत बेकार जगह है, मैंने सोचा था मैं अमिताभ बच्चन से मिलने जाऊंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां पर बहुत गंदे गंदे मिल मालिक होते हैं। ये सब चीजें आप बोल रहे हैं, बट हो क्या रहा है? आपके ब्रेन में इमोशंस गंदे होते जा रहे हैं। आपके घर पे लड़ाई हो गई, मान लो आपके चाचा जी गांव से आए और पापा से लड़ाई कर रहे हैं पैसे के लिए। उस लड़ाई को आपने देखा और वो लड़ाई आपके दिमाग में घुस गई। पता है मेरे चाचा बहुत गंदे हैं, वैसे तो मेरे पापा भी बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन क्या करें, मेरे पापा हैं, लेकिन वो अच्छे लोग नहीं है। बेचारे चाचा हमेशा पापा को परेशान करते हैं। ये सब एक्टिविटी में फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इससे आपका ब्रेन का जो इमोशन है वो पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि जब आपका मन ऐसा दुखी रहेगा तो आप कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। इसलिए जो बच्चे टूटे हुए घरों से आते हैं, जिसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं या लड़ाई करते हैं, वो बच्चे यूजुअली स्टडीज में कमजोर हो जाते हैं, बीमार भी अक्सर होते हैं, बिकॉज बीमारी भी डिपेंड करती है कि आपकी ब्रीदिंग कितनी गहरी है। अगर गहरी सांस होगी तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो इन्फेक्शंस कम होते हैं। 3 स्टेप इज लाइक ब्रह्मास्त्र। अगर आप इसको रेगुलरली करना शुरू करें तो आप देखेंगे आपका एग्जाम आने वाला है, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, और आज लेट करके आप 3 स्टेप कर लेते हो 15-20 मिनट, या एग्जाम से पहले 3 स्टेप कर लेते हो सुबह सुबह, आप एग्जाम में आओगे, आप कम डरोगे। एग्जाम आपने दे दिया, बहुत अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, आप घर गए, आपको बहुत डर लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। वो फैक्ट का बहुत रिलेशनशिप नहीं है, फेल होगा या नहीं होगा वो तो हो सकता है 1 महीने बाद का रिजल्ट आएगा, लेकिन डर तो अभी लग रहा है। उसको कैसे खत्म करें? डू सम 3 स्टेप एंड यू विल बी कंपोज्ड। आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है पास हो जाए। हो सकता है आप पास हो जाए, हो सकता है आप फेल हो जाए, लेकिन फियर बहुत कम हो जाएगा। आपके ब्रेन में थॉट्स आएगा, अरे यार फेल होंगे तो कोई बात नहीं, पास होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ब्रेन के थॉट्स शैलो इमोशन से क्या होता है, उसने मुझे मारा तो मैं उसको मार के दिखाऊंगा। लेकिन अगर यही चीज एक जिसका डीप ब्रीदिंग होगा तो उसको आएगा, उसने मुझे मारा, उसका कारण क्या था? मे बी ही इज रिच, ही सक्सेसफुल, और गरीबी है तो मुझे गरीबी में से निकलना है। और मैंने कल देखा वो बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले रहे थे वो लोग। वो गया, उसने देखा वो जो बैंक में काम करता था, उसने पता है क्यों घपला किया 25,000 रुपए का? उसको क्रिकेट का बड़ा शौक था। वो 24 घंटे हाँ छक्का, अरे इंडिया जीत रही है। उसको किसी ने बताया तुम पागल हो यार, तुम पता है तुम चाहो तो पैसे कमा सकते हो उससे। उसने कहा कैसे? मतलब इंडिया पाकिस्तान को मैच होता है ना, फिक्स होती है, 15 का भाव पाकिस्तान, 8 का भाव इंडिया, इंडिया जीतेगी। 1 रुपए लगाओगे तो 8 रुपए मिलेंगे। तो अगर 1,000 लगाएंगे तो बोलता है 8,000, देन ही कैलकुलेटेड 25,000 लगाएंगे तो 2 लाख। वो गया बैंक में से जो कैश में अमाउंट था चुपके से उठा लाया, सब खत्म हो गया। इट वॉज लाइक अरे पता है अगर शेर की शिकार करोगे तो तुम्हें बहादुर हो जाओगे, जाओ शेर का शिकार करने, और वापस क्या होगा? शिकार होके आओगे, तुम नहीं आओगे, खाली शेर का पेट भरा रहेगा। वो शिकार होके आ गया बेचारा। क्यों? बिकॉज उसको किसी ने बताया नहीं था स्कूल में 3 स्टेप ब्रीदिंग करना है। हाँ, ये स्कूल्स में चलता नहीं है, इसलिए पेरेंट्स भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। स्कूल में मैथ सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, साइंस सिखा देते हैं, लेकिन अपनी इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें ये नहीं सिखा पाते। किसी ने बताया नहीं आपको, बस भगवान से भीख मांगते रहे, भगवान अगले बार एग्जाम आसान करना। अगली बार एग्जाम भगवान ने आसान कर दिया, लेकिन अगली बार आपका जो ब्रीदिंग है वो और हल्का हो गया। अरे यार ये तो पढ़ा था। ये खुजली क्यों कर रहे हैं पता है? खुजली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी ब्रीदिंग शैलो हो गई। खुजली होती नहीं है आमतौर पे, लेकिन जब शैलो ब्रीदिंग होती है हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो कहीं कहीं पसीना आता है, कहीं कहीं खुजली होती है। उंगली नहीं पड़ती है फिर भी। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर शैलो ब्रीदिंग। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर हमको डर क्यों लगता है, क्यों डर लगता है? लोग बोलते हैं बिकॉज जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, हमने होमवर्क नहीं किया, या हमारा कॉन्फिडेंस की कमी है, ढेर सारी चीजें। मैं उसका आंसर ऐसे अपने आप को बताता हूं, हमको डर इसलिए लगता है बिकॉज डर को खत्म करने के लिए परमानेंटली हम कुछ करते नहीं है। अगर मैं रेगुलर 3 स्टेप ब्रीदिंग करता हूं तो मुझे डर कम लगेगा। 3 स्टेप ब्रीदिंग में पता है क्या करना है? सबको क्लियर है? सुबह उठने की भी दिक्कत भी कम हो जाएगी इससे। आप रात को सोते समय एक मोटी सी बुक रख लीजिए बगल में सर के पास, और जैसे ही अलार्म बजा 5 बजे का, 4:30, 6, जितने बजे का, जस्ट रिमूव द पिलो, टेक द बुक, कीप इट ऑन योर टमी एंड लाई डाउन।
और आप देखेंगे जो मम्मी को आप बोलते हैं मम्मी 5 मिनट, आप जेन्युइनली 5 मिनट बाद 3 स्टेप के बाद आपकी नींद अक्सर खुल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म का काम है। लॉन्ग टर्म मतलब ये रिजल्ट आने में कम से कम आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शंस को 7 दिन लगते हैं, टाइफाइड को महीने भर लग जाते हैं। ऐसे ही आपकी ब्रीदिंग को डीप होने में इट विल टेक कम से कम 3 to 4-5 मंथ्स, और आपकी पूरी बॉडी को नए रिदम में आने के लिए इट विल टेक ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स। तो अगर आपने एक बार 2 बार 3 स्टेप किया और उससे फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि जहां पर आपको 100 गोलियां खानी थी 4 महीने में, आपने 1 गोली खा करके उसको बाकी फेंक दिया। टू चेक द इफेक्ट ऑफ 3 स्टेप ऑन योर बॉडी यू हैव टू डू इट एटलीस्ट फॉर 3 to 4 मंथ्स रेगुलरली। और सर रोज नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज किया कल नहीं किया, कल नहीं किया परसों किया, परसों किया परसों नहीं किया, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग। यू हैव टू बी वेरी मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब बहुत एक्सपेक्ट मत करिए। जैसे आप बीज लगाते हैं तो तुरंत नहीं आता पत्ता, इट टेक्स सम टाइम। लेकिन जिसको नहीं पता हो वो बीज लगाएगा, फिर खोद कर निकाल के आधे घंटे बाद देखेगा क्या हुआ यार। हम लोग ऐसे ही करते हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेंट्रेशन का पता है, सर ने बताया त्राटक में ऐसा दिया जलाना है, उसको घूरना, ऐसे घूरा, आंखों से पानी आ गए, फिर किताब खोली, अब देख अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। थोड़ा सा लेट कर, कमर दुख रही है यार। अब लेटने में पता है क्या हुआ, आपका ये जो लंग है वो तो दब गया, सांस में पूरी आएगी नहीं, ये भी बेचारा टेढ़ा मेढ़ा है, पूरी सांस आएगी नहीं, 5 मिनट बात करेगा। सर वैसे तो अच्छा है, बस मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट कम है। नहीं, मैथ्स में आप लेट कर मैथ्स लगाने की कोशिश करते हैं। 3 स्टेप सबको क्लियर हो गया? टाइम कितना है अभी? फटाफट समरी बनाइए और मुझे सबमिट करिए।